नमस्कार मित्रों, मैं मनीष कुमार मिश्र, ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ ताशकंद उज़्बेकिस्तान से। और इधर ताशक उज़्बेकिस्तान और भारत को लेकर, उनके साहित्यकारों को लेकर, उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम थोड़ी बहुत बात करते रहें। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं आप लोगों के साथ अपने एक प्रपत्र को साझा करूँगा, जो मैंने उज़्बेकिस्तान और भारत के की समाज चेतना और जागृति को लेकर लिखा था। प्रजातांत्रिक राष्ट्रों की समाज चेतना और जागृति उज़्बेकिस्तान और भारत के विशेष संदर्भ में, और किस तरह से ये दोनों देशों में बहुत सारी समानताएं हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान की क्या स्थितियां हैं, और इस तरह के लोकतांत्रिक देश अगर साथ आएँ तो वो किस तरह उनके और विश्व के हित में होगा। उन सारी चीज़ों को लेकर ये एक प्रपत्र विषय है, प्रजातांत्रिक राष्ट्रों की समाज चेतना और जागृति उज़्बेकिस्तान और भारत के विशेष संदर्भ में। हम जानते हैं कि अपने समय और परिस्थितियों की विशेषता और विलक्षणता को समझना हमेशा ही भविष्य की राह आसान बनाता है। ऐसे में वे राष्ट्र जो जनतांत्रिक मूल्यों वाली समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा जो अपनी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति दृढ़ संकल्प होते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था और प्रगति के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनमें भारत और उज़्बेकिस्तान आज प्रमुखता से शामिल हैं। स्थिर, सशक्त और अस्थायी विकास को लेकर दोनों राष्ट्रों के हितों ने उन्हें एक दूसरे के बहुत करीब लाया है। निर्माण, सुरक्षा, स्थिरता जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर दोनों राष्ट्रों ने अपने आपसी साझेदारी पर बल प्रदान किया है। विश्वव्यापी सुरक्षा और संतुलन को लेकर भी दोनों देश करीब आ रहे हैं। रणनीतिक रूप से भी दोनों देशों का इस तरह का करीब आना भविष्य के लिए अच्छी संभावना है। उज़्बेकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में अपनी आवाम की सुरक्षा, आकांक्षा, सुख एवं शांति के लिए कटिबद्ध है। यह राष्ट्र प्राकृतिक और कच्चे संसाधनों का विशाल भंडार गृह है। यहाँ तेल और गैस का बड़ा भंडार है, जो इसे पर्शियन खाड़ी, कैस्पियन सागर एवं तरीम के थाले से उपलब्ध है। इनके बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत से पूरा विश्व अवगत है। विश्व मानचित्र पर उज़्बेकिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पूरे मध्य एशिया की राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था को यह व्यापक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आज़ादी के बाद से ही उज़्बेकिस्तान में सामाजिक समरसता, समन्वय और शांति पर विशेष ध्यान रखा गया। भारत जैसे राष्ट्र जो 21वीं शती को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनके लिए उज़्बेकिस्तान जैसे राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सह अस्तित्व, सामूहिक विकास, सुरक्षा प्रणाली का समायोजन एवं न्यू वर्ल्ड पावर ऑर्डर में नए आयाम बनाने की अपार संभावनाएं हैं। मध्य एशिया में जिस तरह की समस्याएं हैं, जैसे उग्रवाद, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, गैरकानूनी हथियारों का व्यापार और मानवाधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर उज़्बेकिस्तान जैसे राष्ट्रों के साथ मिलकर भारत सकारात्मक एवं रचनात्मक कार्य कर रहा है और आगे भी इस तरह के कार्यों को करने की अपार संभावनाएं हैं। पर्यावरण, भाषा, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में पब्लिक डिप्लोमेसी के माध्यम से एक दूसरे से परिचित हुए आपसदारी को व्यापक रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। यह दोनों ही देशों के हित में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शाख मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय संघर्ष की स्थितियों को लगातार कमजोर करते हुए उन्हें खत्म करने की राह पर दोनों राष्ट्रों को अग्रसर होते रहना होगा। विकास, व्यापार और आर्थिक मजबूती के साथ साथ शिक्षा के माध्यम से हम इस संदर्भ में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद को कमजोर करते हुए समाज को अधिक से अधिक समन्वयवादी एवं समाज को अधिक से अधिक सहिष्णु बनाने के लिए, समन्वयवादी बनाने के लिए ठोस और बुनियादी योजनाओं की जरूरत दोनों ही राष्ट्रों को है। भारत इस संदर्भ में इधर कुछ सालों से कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
उज़्बेकिस्तान भी सामाजिक समरसता, उदारता और सहिष्णुता के लिए प्रखरता से काम कर रहा है। क्षेत्रीय संघर्ष राष्ट्रीय प्रगति के मार्ग में प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, अतः इन्हें समय रहते योजनाबद्ध तरीके से खत्म करना नितांत ही आवश्यक है। विकास सबका हो, लेकिन तुष्टीकरण किसी का भी न हो। तुष्टीकरण की राजनीति ने भारत जैसे राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान किया है। आज़ादी के जो 70-75 साल हमने देखे, अगर ये तुष्टीकरण की राजनीति न होती तो देश शायद आज और बेहतर स्थिति में होता। लेकिन अब बदलाव हो रहा है। कश्मीर से धारा 370 का खात्मा यह बताता है कि भारत एक नए राष्ट्र के रूप में विवेकपूर्ण निर्णय के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ सबके साथ की बात होगी, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। दरअसल धार्मिक मामले किसी भी राष्ट्र के लिए बड़े संवेदनशील होते हैं, अतः यहाँ सजगता एवं सतर्कता दोनों ही महत्वपूर्ण है। उग्र वृत्तियों का आविर्भाव हमेशा से ही सामाजिक समरसता के ताने बाने के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है, चाहे वो भारत हो या दूसरा कोई भी राष्ट्र। किसी भी राष्ट्र की सार्वभौमिकता के लिए यह गंभीर खतरे की तरह होता है। भारत विभाजन की विभीषिका इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। हम उस त्रासदी को, उस विभीषिका को भूल नहीं सकते। धार्मिक नैतिकता हमेशा विश्वव्यापी मानवीय आदर्शों एवं उदात्त जीवन मूल्यों से जोड़ने का काम करती है, लेकिन व्यक्तिगत आकांक्षाओं को धर्म का नाम देकर धार्मिक उन्माद फैलाने वालों का इतिहास भी बहुत पुराना है। भारत के विभाजन में यही हुआ। व्यक्तिगत आकांक्षाओं के चलते धर्म का चोला पहनकर हिंदू मुसलमान के नाम पे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। दरअसल किसी भी धर्म के प्रति असहिष्णुता उचित नहीं है। भारत और उज़्बेकिस्तान की वर्तमान सरकारें इस बात को अच्छे से समझती हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसे नारे ये बताते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में हम कितने प्रखर और प्रांजल विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उज़्बेकिस्तान में भी शुरू से ही इसके प्रयास किए गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति इस्लाम करीम 1938 से 2016 उनका कार्यकाल सामाजिक सहअस्तित्व और सहिष्णुता के बड़े समर्थक रहे हैं। वर्तमान में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति आदरणीय शौकत मिर्जियोयेव ने भी इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देश की कानून प्रक्रिया और शिक्षा में सुधार करने, मानवाधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए कानून में संशोधन, न्यायिक प्रणाली में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु 1 फरवरी 2021 से न्यायिक पदों के लिए उम्मीदवारों की चयन की परीक्षा प्रक्रिया को ऑनलाइन करने और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक स्वतंत्र राज्य निकाय बनाने जैसे कई कदम उज़्बेकिस्तान सरकार पूर्व में उठा चुकी है और निरंतर इस दिशा में बहुत सारे ठोस कदम यहाँ की सरकार उठा रही है। निष्क्रियता और गतिहीनता से कोई भी राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। ये बात भारत के साथ साथ सभी राष्ट्रों पर समान रूप से लागू होती है। जो जहां है, जिस क्षेत्र में है, उसे आज़ादी के इस अमृत काल में देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा और उसके लिए जूझना होगा, लड़ना होगा, खड़े होना पड़ेगा। जाति, भाषा, धर्म और संप्रदाय के भेद को भुलाकर भारतवासियों को एक साथ एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना होगा। उज़्बेकिस्तान गणतंत्र में भी इस्लाम के अलावा लगभग 15 अन्य धार्मिक समुदायों के लोग रहते हैं। उनकी धार्मिक प्रवृत्तियां, आचरण, आस्था और परंपराओं का यह गणतंत्र सम्मान करते हुए उन्हें समानता के अधिकार के लिए आश्वस्त करता है। कोई भी धर्म यदि राष्ट्रीय हितों के विपरीत आचरण करता है तो उसे अस्वीकार करते हुए तुरंत रोका जाता है। इस तरह भारत और उज़्बेकिस्तान का सामाजिक ढांचा काफी हद तक एक दूसरे से मेल खाता है। ऐसे में इन दोनों राष्ट्रों का मिलकर काम करना पूरी दुनिया के लिए शांति और प्रगति का एक नया आयाम बन सकता है। भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच सन 1993 में व्यापारिक और आर्थिक सहयोग पर समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत MFN अर्थात मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट को मानते हुए आर्थिक, वैज्ञानिक और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने का विचार विमर्श हुआ। एवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन पर सन 1993 और द्विपक्षीय निवेश संवर्धन पर सन 1999 में भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। सन 2006 में
मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन सन 2011 में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर समझौता तथा सन 2006 में जवाहरलाल नेहरू इंडिया उज्बेकिस्तान सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी JNUUICIT की ताशकंद में स्थापना। सन 2015 में उज्बेक विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर रोजगार केंद्र की स्थापना और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन प्रोटेक्शन एग्रीमेंट BIPA समझौता जैसे कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो दोनों देश की सरकारों ने लगातार उठाया है और लगातार इस दिशा में वे काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये समय अंतर्राष्ट्रीय शक्ति आधिपत्य की प्रवृत्तियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हो रहा है। जो भी इजराइल और ईरान के बीच हो रहा है वो भविष्य उसका क्या होगा, ऐसे कठोर समय में इस तरह से सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम अंतर्राष्ट्रीय शक्ति आधिपत्य की प्रवृत्तियों से दूर हटें। ये सारी चीज़ें दुर्भाग्यपूर्ण हैं, ठीक उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है जितना रूस और यूक्रेन का मामला। अपने अनुभव एवं विवेक के साथ जो राष्ट्र राजनीतिक आदर्शवाद, विश्व बंधुत्व और आर्थिक नायकत्व के लिए आगे बढ़ रहे हैं वे अधिक सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और हमको उसी दिशा में आगे बढ़ना भी है। अर्थव्यवस्था का पोषण देश और समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, अपने आप को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए होना चाहिए, ना कि किसी कमजोर राष्ट्र पर अपना अधिकार या आधिपत्य जमाने के लिए होना चाहिए। तात्कालिक एवं दीर्घकालिक हितों की चिंता सभी राष्ट्रों का अधिकार है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। प्रभुतावाद की मानसिकता ने दुनिया का पहले ही बहुत बड़ा नुकसान किया है, अब हमें इसके चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। हमें आपसी सूझबूझ और साझा हितों के परिप्रेक्ष्य में काम करते हुए अपनी स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए लगातार कार्य करते रहना होगा। बंधुत्व, सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान से यह राह आसान होगी और भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि में, अपनी विदेश नीति में लगातार इसी तरफ अग्रसर हो रहा है। अनेकता में एकता भारत और उज्बेकिस्तान दोनों ही राष्ट्रों की पहचान है। यह विविधता अतीत से गहरे रूप से जुड़ी है तथा यह निरंतर विस्तृत होती आत्मभाव का ही परिणाम है, जहां सारे भेद मिटने लगते हैं। इस अभेद ने ही दोनों राष्ट्रों में प्रजातांत्रिक मूल्यों को लगातार मजबूती प्रदान की है। ऐसे में विविधता और मौलिकता का सम्मान एक तरह से राष्ट्र की आत्मा बन गई है, जो संविधान के रूप में देखी और समझी और मानी जाती है। समाज में व्याप्त दया, करुणा, संवेदनशीलता, सहिष्णुता, मानवीयता को हर संकीर्णता से ऊपर उठते हुए अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए ढाल की तरह काम करना होगा। इसके लिए सकारात्मक और संतुलित नीतियों का निर्माण हर दूरदर्शी राष्ट्रनायक का कर्तव्य है। भारत और उज्बेकिस्तान का वर्तमान शीर्ष नेतृत्व सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास से भरा हुआ है और ऐसा लगता है कि इनके नेतृत्व में भविष्य जो है इन दोनों राष्ट्रों का ही होगा। प्रगतिशील राष्ट्रों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियां भी हैं। यह सम स्थितियों को विषम परिस्थितियों में बदलकर निर्धारित लक्ष्य को हासिल करना कठिन और जटिल बना देती हैं। सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय अपराधों से अर्थव्यवस्था पर ही नहीं अपितु समाज की नैतिक एवं व्यवहारिक शक्ति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संगठित अपराधों की पूरी श्रृंखला किसी भी देश के लिए ग्रहण की तरह होती हैं। इन पर कड़ाई से प्रहार नहीं किया गया तो राष्ट्र का भविष्य दिशाहीन हो जाएगा। ऐसी समस्याएं कमोबेश सभी राष्ट्रों को झेलनी पड़ती हैं। भारत और उज्बेकिस्तान भी इसके लिए कोई अपवाद नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए दोनों ही देशों की सरकारें कुशल प्रशासन और पारदर्शी व्यवस्था के साथ इस समस्या पर विजय प्राप्त कर रही हैं, जिससे आने वाला समय ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा प्रांजल, ज़्यादा प्रखर और ज़्यादा परिष्कृत रूप में हमारे सामने आएगा। भारत ने सूचना और प्रौद्योगिकी और नई संचार तकनीक का उपयोग करते हुए भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध की जड़ों पर करारा प्रहार किया है। भारत में जनधन योजना के तहत करोड़ों नागरिकों को बैंक खाता खोलने, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर से करोड़ों किसानों और मजदूरों को पैसे सीधे उनके खाते में देना, जीएसटी की प्रणाली, नोटबंदी एवं ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं के माध्यम से बहुत बड़ी क्रांति इस देश में खड़ी हो गई। इससे सत्ता और शासन में आम जनमानस का विश्वास निश्चित तौर पर बढ़ा है।
सरकार में स्थिरता आई और देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर भारत अग्रसर हुआ। इसी तरह उज़्बेकिस्तान में भी भ्रष्ट अधिकारियों को कठोर दंड देना, उद्योगों को बढ़ावा देना, प्रशासनिक कार्य पद्धतियों का आधुनिकीकरण, तकनीक का कुशल उपयोग तथा अपने नागरिकों में उच्च स्तरीय नैतिकता को प्रोत्साहित करने जैसे निर्णयों के माध्यम से अपराध और भ्रष्टाचार को कुचलने में व्यापक रूप से सफलता जो है उज़्बेकिस्तान को भी मिली है। दोनों राष्ट्रों के साहित्यिक मूल्यों में आपसदारी की बात करें तो उज़्बेकिस्तान में सन 1925 के आसपास रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों एवं कविताओं का उज़्बेकी एवं रूसी भाषा में अनुवाद के माध्यम से परिचय हुआ। सन 1940 से 1960 के बीच प्रेमचंद, मोहम्मद इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, अमृता प्रीतम और यशपाल की रचनाएं यहाँ की भाषा में अनुवाद करके प्रकाशित की गई। इस तरह अनुवाद के माध्यम से भारतीय साहित्यकारों के साहित्य से उज़्बेकिस्तान के लोग परिचित होते रहे। अब तक मेरा अनुमान है कि 30 से 35 भारतीय साहित्यकारों का साहित्य उज़्बेकी भाषा में अनुवाद के माध्यम से पहुंच चुका है। अमृता प्रीतम ने कई बार उज़्बेकिस्तान की यात्रा की। उनके काव्य संग्रह काला गुलाब में मेरे ताशकंद वाले दोस्त को नाम की कविता भी है। अमृता प्रीतम ने अपने उज़्बेकिस्तान की यात्राओं से संबंधित कुछ निबंध भी लिखे जो सन 1962 में प्रकाशित उनकी पुस्तक अतीत की परछाइयां में संकलित हैं। आंसुओं का रिश्ता, खाबिदा हुसीना, उज़्बेकिस्तान की जुल्फ उनके ऐसे ही निबंध हैं। उज़्बेकी भाषा की कवित्री जुल्फिया से अपनी दोस्ती का भी उन्होंने लगातार अपने साहित्य में जिक्र किया है। सन 1978 में भारत के 30 लेखकों की कहानियों को उज़्बेकी में अनुवाद करके पुस्तक के रूप में ताशकंद में प्रकाशित किया गया। इन लेखकों में प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इस्मत चुगताई, अमृता प्रीतम, केशव देव, मलयालम की सरस्वती अम्मा शामिल हैं। इसी तरह सन 2006 में दिया जला सारी रात पुस्तक का प्रकाशन भी यहाँ हो चुका है, जो कि अनुवाद से संबंधित ही है। भारत के संदर्भ में साहित्य रचने वाले उज़्बेकी साहित्यकारों में गफूर गुलाम, हमीद गुलाम, अस्काद मुख्तार, हमीद अलीमजान, मिरेत मीर, सईदा जुनेनोवा, एरकिन वहीदोवा, तमारा खोदजाएवा का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। उज़्बेकी कवि उइगुन ने भारत को केंद्र में रखकर बुलबुल और हिमालय के ऊपर नामक कविता लिखी है। अली सरदार जाफरी, सुमित्रा कुमारी चौहान, अमृतलाल नागर, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध, अशोक बाजपेयी और यशपाल के साहित्य पर शोध परक पुस्तकों का लेखन कार्य भी उज़्बेकी साहित्यकारों और विद्वानों द्वारा किया गया। मेरी जानकारी में अभी एक शोध छात्रा मेरे ही विश्वविद्यालय से उस दिन मिली और उसने बताया कि वो निर्मल वर्मा के साहित्य पे काम कर रही है। डॉक्टर बिकाएवा ने यशपाल के उपन्यासों पर शोध कार्य किया है। उज़्बेकी कवि कोदरी की कविता भारतीय कवित्रियों को एवं बाबा जान की भारत की माँ कविता भारत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। उज़्बेकिस्तान और भारत के साहित्यिक संबंध एक पाठ्यक्रम के रूप में यहाँ ताशकंद में पढ़ाया जाता है, जो बड़ी बात है। समग्र रूप से हम ये कह सकते हैं कि भारत और उज़्बेकिस्तान विश्व के दो महान गणतंत्र हैं, लोकतंत्र हैं। 21वीं शती की विश्वव्यापी मानवीय मूल्यों, शांति, स्थिरता, प्रगति और स्वतंत्रता के स्वप्न को साकार करने में इन दोनों ही राष्ट्रों की महत्वपूर्ण साझेदारी और भूमिका रहेगी। समानता, समन्वय, संतुलन, संवर्धन और विकास का वैश्विक महामार्ग इन राष्ट्रों के प्रयासों से ही साकार होगा। प्रजातांत्रिक राष्ट्रों की समाज चेतना और जागृति पूरे विश्व को आलोकित कर सकती है, इसमें कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमें भारत और उज़्बेकिस्तान के सुनहरे भविष्य को देखना भी चाहिए। साथ ही साथ इसे गढ़ने में, इसे अधिक प्रगाढ़ बनाने में हमसे जो भी हो सकता है अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए हमें वो योगदान करना चाहिए। आप लोगों ने उज़्बेकिस्तान और भारत को लेकर मेरी बातें आपने सुनी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।